Hello everyone, welcome you all in Examination Catalyst. Today we are going to discuss some important question of human development which were asked in previous year question papers, and along with those questions we will discuss the options given there so that you will cover most of the topic through this question. So the first question is, Dash applied ethological theory to understand infant-caregiver relationship. And the options are Jean Piaget, John Locke, एल्बर्ट बंदूरा एंड जॉन बॉल्वे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने इथोलॉजिकल थ्योरी दी थी जिसके थ्रू उन्होंने इन्फेंट और केयर गिवर रिलेशनशिप को समझा था। तो इसका आंसर है जॉन बॉल्वे। जॉन बॉल्वे ने इथोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अटैचमेंट दिया था जिसमें उन्होंने इन्फेंट और उसके केयर गिवर्स के साथ उसका रिलेशन कैसा होता है, कैसे डेवलप होता है और कैसे कैसे चेंज होता है, ये डिस्कस किया था। इसी के साथ इसमें जो अदर ऑप्शंस है उसमें है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। जॉन लॉके ने एक स्टेटमेंट दिया था कि चिल्ड्रन जो हैं वो ब्लैंक स्लेट की तरह है, उन्हें जो भी चीज़ सिखाया जाता है वो उस तरीके से मोल्ड हो जाते हैं। एंड बंदूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। नेक्स्ट इज सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। सर्व शिक्षा अभियान कौन से साल में लॉन्च हुआ था ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है 2001, 2005, 2010 एंड 2015। इसका आंसर है 2001। तो इसको आप याद रखने के लिए याद रखिए कि 21st सेंचुरी के स्टार्ट होते ही सर्व शिक्षा अभियान शुरू हो गया था और उसमें गवर्नमेंट का एम था कि सब लोग पढ़ें, सब लोगों को बेसिक एजुकेशन मिले। इसी के साथ दो इम्पोर्टेंट जो राइट्स थे वो आए थे और वो पूछे जाते हैं कि ये कौन से ईयर में आए थे। जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था और राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। राइट टू एजुकेशन के अंडर 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन्हें प्राइमरी एजुकेशन मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। नेक्स्ट इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। साइकोसोशल स्टेज दी थी एरिक्सन ने। यहाँ पे स्टेजेस दिए हैं, उन्हें आपको रीअरेंज करना है। तो हम इसके लिए एरिक्सन के स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट को ही देख लेते हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कौन से एज में कौन सा क्राइसिस आता है, उस क्राइसिस के होने से क्या वर्च्यू डेवलप होता है। ठीक है, अगर ये स्टेज पूरी होगी तो इसकी से साथ बच्चे में क्या चीज़ डेवलप होगी। फर्स्ट है इन्फेंट, जो बर्थ में के टाइम से लेके 18 मंथ तक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जब बच्चे का ट्रस्ट डेवलप होगा तो उसके अंदर होप का वर्च्यू डेवलप होगा, तभी वो उम्मीद करेगा। उम्मीद पूरी होगी, ट्रस्ट कंप्लीट होगा। ट्रस्ट अगर उम्मीद पूरी नहीं होगी तो उसको मिसट्रस्ट आने लगेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। उसके बाद है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। उसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। ये एडोलसेंट स्टेज में होता है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, हमारे बहुत इमोशनल चेंजेस आ रहे होते हैं। उस वक्त आइडेंटिटी वर्सेस आइसोलेशन बहुत ज़्यादा एडोलसेंट में देखा जाता है। दैन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो यंग अडल्टहुड एज होती है 21 से 39, इस वक्त हमारा एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनता है, अफेक्शन होता है, लव होता है, मैरिज होती है। तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अदरवाइज़ हम ऐसा फील करते हैं कि हम वर्थ नहीं है। नेक्स्ट इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, मीन्स कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं सोसाइटी के लिए मिडिल एडल्टहुड एज में, या फिर हम रुक गए, हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे। लास्ट में इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो ओल्ड एज में देखा जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग में टर्म्स दी हैं, मैं उन टर्म्स को समझाती हूँ, आप टर्म्स याद रखिए, उनको शॉर्ट में याद रखिए, मैच द फॉलोइंग आपके इजीली बन जाएंगे। एमनीशिया मतलब याददाश्त खो जाना, ब्रेन इंजरी होने के कारण, लॉस ऑफ मेमोरी। डिसेंट्रेशन, जैसे कि पियाजे ने अपनी थ्योरी में बहुत सारे टर्म्स दिए हुए थे, ईगोसेंट्रिज्म और सेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन। तो डिसेंट्रेशन मीन्स कि सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस ना करना, अदर एस्पेक्ट पे भी फोकस करना। सेंट्रेशन क्या होता है, एक ही सेंटर पॉइंट लेके उसी को ध्यान में रखना। डिसेंट्रेशन मतलब कि ध्यान और चीज़ों की ओर भी देना। सीमेंटिक्स एक
टर्म है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ यूज़ होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड टर्म है। इसका मतलब होता है कि कोई भी लैंग्वेज है, कोई वर्ड है, उसकी मीनिंग को समझना। तो सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग के साथ उसको जोड़िएगा, सिमेंटिक्स। नेक्स्ट है लिबिडो। लिबिडो टर्म दिया था फ्रॉइड ने अपने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में। लिबिडो एक टाइप की हमारी इच्छा है, ड्राइव है, जो इंस्टिंक्ट ड्राइव है, जो हमें चाहिए कि जल्दी से पूरी हो। एनर्जी है जो हम चाहते हैं कि फटाफट हम यूज़ करें। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा लिख नहीं पाता, उसकी डिफ़िकल्टी इन राइटिंग होती है। ऐसे डिसकैलकुलिया, डिफ़िकल्टी इन अरिथमेटिक, डिसलेक्सिया, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। तो आपने हर एक टर्म को यहाँ पे समझ लेना है, इससे आप उसकी मीनिंग को आराम से मैच कर पाएंगे। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली एंड सॉल्व प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ फाइन मोटर एक्टिविटी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड गुड मैनेजमेंट स्किल्स। तो आपको एक तो पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना है, थिंकिंग चीज़ आ रही है तो वो किससे रिलेटेड है? कॉग्निशन से, माइंड से। अब रेशनल थिंकिंग, सही गलत को समझ पाना, भी माइंड से रिलेटेड है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे पजल सॉल्व करना हो या फिर किसी भी टाइप की हमारे साथ क्राइसिस आती है, तो हम उसमें अपने थिंकिंग का यूज़ करते हैं, मीन्स अपने माइंड का यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। भले ही उसमें फिर फिज़िकल मूवमेंट की ज़रूरत पड़ रही हो उस सॉल्यूशन को करने के लिए, चाहे हमारे को इमोशंस का यूज़ करना है उसको सॉल्व करने के लिए, बट सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? ब्रेन से। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है अ रेजिलिएंट चाइल्ड इज़ वन हु give up easily on a task of endurance, lack of emotional stability, suffer from various health problems and bounce back from circumstances that would harm most other। तो यहाँ पे सीधी चीज़ हम समझ लेते हैं, रेजिलेंसी क्या होती है, रेजिलेंट चाइल्ड क्या होता है। रेजिलेंसी हमारी एक कैपेसिटी है कि हम क्विकली रिकवर करते हैं या बाउंस बैक हो जाते हैं ऐसी डिफ़िकल्ट कंडीशन से जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है या जिसने हमारी लाइफ में टफनेस क्रिएट कर दी। तो रेजिलेंट चाइल्ड वो चाइल्ड होगा जो मतलब कोई प्रॉब्लम आने में उसमें स्टिक ना हो जाए, वो जानता है कि उससे कोप अप कैसे करना है, बाउंस बैक कैसे करना है। नेक्स्ट, The theories that extended the work of psychoanalytical theorist Freud are, फ्रूड ने साइकोएनालिसिस की थ्योरीज दी थी, मतलब उन्होंने साइकोएनालिसिस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। साइकोएनालिसिस में क्या आता है? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इस चीज़ का यूज़ करके जो भी हमारा थ्योरी जिन्होंने शुरू की थी वो थी फ्रूड ने। अब फ्रूड ने अपनी एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी। उसके बाद साइको एनालिसिस का यूज़ करते हुए अलग अलग थ्योरिस्ट ने अपनी थ्योरी दी थी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसे कौन कौन से थ्योरिस्ट थे जिन्होंने साइको एनालिसिस के काम को आगे बढ़ाया था। तो ऑप्शंस है एरिक एरिक्सन, कार्ल यूंग, यूरी ब्रुनसन एंड एल्फ्रेड एडलर। तो इसमें जो है एरिक्सन, यूंग और एडलर तीनों ने साइको एनालिसिस की थ्योरी पे ही काम किया था। उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपनी थ्योरी दी थी, अनकॉन्शियस माइंड कॉन्सेप्ट यूज़ करके, ठीक है। जबकि ब्रुनर ने इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी जिसमें हमारा जो सिस्टम है, सराउंडिंग सिस्टम, उनको लेवल्स में डिवाइड किया हुआ था, 4 लेवल्स में। तो ये भी आप याद कर लीजिए, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रुनर ने कौन सी थ्योरी दी थी या इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी थी। नेक्स्ट है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। ऑप्शंस हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डाउन सिंड्रोम, क्लिंटन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस मीन्स होता है एक ब्रेन की डिजीज़ जो ब्रेन को डिसेबल कर देती है, साथ ही साथ स्पाइनल कोड को भी या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डिसेबल करती है। तो एक क्रोमोसोमल डिजीज़ नहीं है। अदरवाइज़ जो बाकी हैं, जो ये सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लिंटन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये सब के सब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है। इसमें क्रोमोसोम में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन कॉज द फॉलोइंग साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। चाइल्डहुड ट्रॉमा मीन्स कि एक धक्का लगता है बचपन में कि हमारे साथ कोई वायलेंस हुआ, हमारे अचानक से हमारे साथ कोई हमारे साथ मतलब कि बच्चे के साथ कोई लाइफ में क्राइसिस आ गई, पेरेंट्स की डेथ हो गई या उसका अब्यूज़ हुआ है, तो उसकी वजह से उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या क्या है। फर्स्ट है क्रोनिक डिसोशिएशन। क्रोनिक डिसोशिएशन मीन्स कि माइंड
रिकवर नहीं कर पाता स्ट्रेस से, ठीक है। PTSD मीन्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस होता है उसमें। रेनिटिस एक इरिटेशन एंड स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन नोज़। इसका ट्रॉमा से कोई मतलब नहीं है, इसमें नोज़ में कोई प्रॉब्लम इरिटेशन होना है, और डिप्रेशन तो आपको पता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसके अकॉर्डिंग रेनिटिस जो है वो एक ऑड वन आउट प्रॉब्लम है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज थ्योरिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म एक अपने में खुद एक फ़िलासफ़ी है लर्निंग की, तो फिर बिहेवियरिज्म में के कॉन्सेप्ट में किस किस थ्योरिस्ट ने काम किया था ये पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन है पैवलो, स्किनर, वॉटसन एंड वाइगोट। जो पैवलो है उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, वॉटसन तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ही कहलाते हैं, और उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के काम को ये आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पे जो वाइगोट है ये एक फिजिशियन है, इन्होंने फिजिक्स की थ्योरी दी थी। इनका साइकोलॉजी से, बिहेवियरिज्म से कोई मतलब नहीं है, तो ये इसमें ऑड है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो 4 टर्म दिए हैं इनको हम समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछा जाता है। एक वर्ड है सिंक्रेटिक, नेक्स्ट है सिमेंटिक, उसके बाद है सिंटैक्स, एंड फोर्थ है प्रैग्मेटिक्स। तो जो सिंक्रेटिक टर्म है उसका यूज़ ज़्यादातर रिलीजियस या कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज। देन सिमेंटिक टर्म जो मैंने आगे भी डिस्कस किया था आपसे एक स्लाइड में, सिमेंटिक टर्म लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और इसका एसोसिएशन होता है मीनिंग ऑफ वर्ड या मीनिंग ऑफ लैंग्वेज से। सिंटैक्स इज़ द रूल और नॉलेज ऑफ रूल ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म को सिंटैक्स कहलाते हैं। एंड प्रैग्मेटिक इज द नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, कि प्रैक्टिकली हम कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं, वो है प्रैग्मेटिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो ऑड है। अब है असर्शन रीजंस, इसमें हम फटाफट समझ लेते हैं कि असर्शन क्या है और उसका रीज़न क्या है, और वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है या नहीं है। तो फर्स्ट है प्रीमेच्योर चाइल्ड टेंड टू मेक फास्टर डेवलपमेंट स्ट्राइड्स थ्रू लाइफ देन दोज बोर्न एट फुल टर्म, और इसका रीज़न है द पेरेंटल ओवर प्रोटेक्टनेस लीड टू द पॉजिटिव गेन फॉर चिल्ड्रन हु आर बॉर्न प्रीमेच्योरली। तो ये तो मतलब एक सीधे समझने की बात है, अगर कोई बच्चा फुल टर्म से पहले डिलीवर हो जाएगा तो वो तो डिजीज़ प्रोन होता है, इन्फेक्शन प्रोन होता है, उसका डेवलपमेंट तो वैसे ही स्लो होता है, उसको वेंटिलेटर में रखा जाता है, उसको बहुत ही एक्सेसिव केयर दी जाती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उसका फुल टर्म बेबी से ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हो या फास्टर रेट में डेवलपमेंट हो, ठीक है। और रीज़न जो दिया है इसमें, अगर प्री टर्म बेबी है तो उसका पेरेंट ओवर प्रोटेक्टिवनेस शो करेंगे उसके लिए कि उसे बचा के रखेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करेगा फुल टर्म से भी। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट है व्हेन द एल्डर्स आर नॉट केयर्ड फॉर बाय देयर चिल्ड्रन दे डेवलप अर्ली डिमेंशिया, एंड रीज़न इज़ केयरिंग फॉर एज लीड टू अ ग्रेटर सेंस ऑफ वेलबींग एंड दिस प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया। तो डिमेंशिया एक ब्रेन का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें हम भूलने लगते हैं। पर डिमेंशिया किस वजह से होता है, प्रोटीन के एक्यूमुलेशन से, जिसकी वजह से ब्रेन का स्ट्रक्चर अंदर ही अंदर डैमेज हो रहा होता है। इसका इमोशनल केयर या फिर मतलब अटैचमेंट से कोई मतलब नहीं है कि उन्हें अगर बहुत अच्छा केयर दी जाएगी तो उनको डिमेंशिया नहीं होगा। डिमेंशिया अगर अंदर प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो गया तो होगा ही होगा, जेनेटिक है तो भी हो सकता है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी है क्योंकि है, और केयर करने से इसको रोका जा सकता है ऐसा नहीं है। तो ये फिर से इनकरेक्ट हैं दोनों। Next is the studies have shown that bilingual children achieve higher score than monolingual on a number of tests of cognitive theory. Reason इसका दिया है bilingualism train children to focus their attention on their relevant variables in the context, particularly that is ambiguous or contradictory. जो ऐसा बोला जाता है कि बच्चे जो छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा, उनको जितनी चीज़ों से आप एक्सपोज कराओगे उतनी चीज़ें जल्दी सीखते हैं, और वो अगर उन्हें 2 लैंग्वेज से भी हम एक्सपोज कराते हैं तो दोनों चीज़ें सीखते हैं। तो ये चीज़ उनके
क्या होता है, ब्रेन जिम की तरह यूज़ होता है कि उन्हें उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलता है, वो बहुत जल्दी सीखते हैं, उनका एकेडमिक अचीवमेंट भी अच्छा होगा इसकी वजह से, उनका फोकस अच्छा होगा इसकी वजह से, ठीक है। वो अच्छे से समझ पाएंगे कि ये इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, ये बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एज गर्ल एंड बॉयज जेंडरिंग। रीज़न इज चिल्ड्रन इंटरनलाइज बिहेवियर एंड रोल एज पर द जेंडरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे सीधी बात ये समझने की है कि जो जेंडर टर्म है वो एक सोशल टर्म है, मीन्स कि जेंडर सोशल रोल को डिफ़ाइन करता है, जबकि सेक्स टर्म बायोलॉजिकल रोल को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो जेंडर हाँ कैसे बनता है, जो भी हमें रोल सिखाए जाएंगे हमारे फैमिली इन्वायरमेंट में और हमारी जैसी भी सोशल रोल की प्रोसेसिंग की जाएगी वैसा हम जेंडर लेंगे। तो इसमें जेंडरिंग एक प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन भी है, ठीक है। हम सोशलाइज करने का तरीका सिखाते हैं किसी भी बच्चे को, एज अ गर्ल एज अ बॉय। तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। फर्स्ट है होलोफ्रिस्टिक, नेक्स्ट अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देन टेलीग्राफिक स्टेज, लिंग्विस्टिक इंट्यूशन एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बच्चा एक वर्ड बोलना सीखता है होलोफ्रिस्टिक, देन टेलीग्राफिक स्टेज आती है उसकी, ठीक है। वो 2 वर्ड्स में ही अपनी बात समझा लेता है, कम्युनिकेट कर लेता है। उसके बाद उसकी आती है अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो धीरे धीरे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाना शुरू करता है, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेता है। और लास्ट है लिंग्विस्टिक इंट्यूशंस। अब नेक्स्ट आता है अरेंज इन सीक्वेंस द डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन्स ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो एक यहाँ पे सोशल स्माइल, सिट विदाउट सपोर्ट, टर्न फ्रॉम प्रोन टू स्प्यून, पुल्स टू स्टैंडिंग एंड क्लाइम्स स्टेयर्स। अब आपको ये मिक्स दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हर चीज़ को ध्यान से रखना है। सबसे पहले तो देखना है कि सबसे इनिशियल चीज़ क्या करता है बच्चा, सोशल स्माइल करना सीखता है 6 मंथ का जब होता है, ठीक है। और सबसे टफ चीज़ क्या होती है उसके लिए, स्टेयर्स में क्लाइंब करना। तो ए सबसे पहले आएगा, ई सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। इससे आपने फर्स्ट और सेकंड को छांट लिया कि ये दोनों ही हो सकते हैं। अब बीच के हमने लगाने की क्या सही होगा। तो उसके बाद ये चीज़ देखनी है कि वो पहले सिट विदाउट सपोर्ट करेगा या पुल टू स्टैंडिंग करेगा, ठीक है। पहले वो बिना सपोर्ट के बैठता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है। जब वो खड़ा होना सीखता है उसके बाद वो स्टेयर्स क्लाइंब करता है। तो डी और ई साथ आएंगे, इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन सही है। सबसे पहले वो सोशल स्माइल करना सीखता है, फिर टर्न्स फ्रॉम प्रोन टू स्प्यून, ठीक है। और फिर उसके बाद सिट विदाउट सपोर्ट, जब वो बैठना सीख लेता है उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है, खड़ा होना सीखता है उसके बाद वो सीढ़ियाँ चलना सीखता है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इट्स फैमिली लाइफ साइकिल एज पर देयर ऑर्डर ऑफ अकरेंस। इसमें दिया हुआ है लाइफ साइकिल, फैमिली लाइफ साइकिल। ये एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे कौन सी स्टेज किसके बाद आती है। यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे है पीरियड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। पीरियड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, जब हस्बैंड वाइफ जस्ट न्यूली मैरिड होते हैं और वो अपना इकोनॉमिकल स्टेबल बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, चाइल्ड बेयरिंग एंड प्री स्कूल करवाते हैं। उसके बाद बच्चे का क्या होता है, वोकेशनल एडजस्टमेंट पहले होगा कि हाई स्कूल एंड कॉलेज, पहले वो हाई स्कूल एंड कॉलेज करेगा। जब उसका कॉलेज पूरा हो जाएगा फिर वो वोकेशनल एडजस्टमेंट में जाएगा, मीन्स कि जॉब के लिए जाएगा। जब बच्चे चले गए जॉब के लिए तो अब पेरेंट्स क्या करने था, उनकी फाइनेंशियल रिकवरी होने लगती है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपना वो अपने पैसे बच रहे होते हैं, बच्चे भी पैसे दे रहे होते हैं। और लास्ट में क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाता है। जो हस्बैंड एंड वाइफ ने जहाँ पे से अपना लाइफ साइकिल शुरू की थी पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का, उनका रिटायरमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा कि कौन सा किसके बाद आता है। बस माइंड में रखिए कि कैसे फैमिली लाइफ साइकिल चलती है। नेक्स्ट इज़ द अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड सेक्शुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस।
इसका आंसर है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डी। मीन्स के सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट आया था, उसके बाद डाउरी प्रोविजन एक्ट आया था, उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था, उसके बाद प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था, और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये भी सबसे रिसेंट है। तो आप क्या कर लीजिएगा कि गूगल करके हर एक एक्ट की, जब कोई भी आप सीक्वेंसिंग पढ़ रहे हैं तो ईयर मेंशन कर लीजिएगा पढ़ते वक्त ही। उससे क्या होगा, आपको माइंड में बनता जाएगा। अच्छा, कुछ तो डेट्स याद रहेंगी कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था, तो ये, और मान लो हिंदू मैरिज एक्ट इतने में आया था, आपको दो चीज़ें याद होंगी, तो ये तो पता चल जाएगा ना कि ये पहले था ये बाद में था। तो सीक्वेंसिंग आपके लिए सर्च करना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग में है एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिमेंशिया, एडिक्शन एंड प्रैग्मेटिक्स। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक होती है ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि मतलब वो खाना छोड़ देते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर ऐसा आता है कि लेडीज़ या फिर बच्चे खाना छोड़ देते हैं, उनसे खाया नहीं जाता, ठीक है। डिमेंशिया मीन्स कि हमारा मेमोरी लॉस हो रहा है, तो एक ये है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हमारे नर्व्स में इम्पैक्ट हो रहा है डिमेंशिया में। एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है किसी भी चीज़ में। एडिक्शन सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है, मतलब है कोई ड्रिंक करने का, स्मोक करने का, कुछ पर्टिकुलर चीज़ करने का, जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी आ जाती है हमें, वो चीज़ जब तक नहीं करेंगे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। और एक प्रैग्मेटिक टर्म है, इसका अर्थ होता है लर्निंग बाय डूइंग। जब हम करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। प्रैग्मेटिक्स का कॉन्सेप्ट जॉन ड्यूए ने दिया था, ये ECC के फिलोसफर थे। अब है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं और उनके फंक्शन देखने हैं। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप टिक लगा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो चाइल्ड राइट्स। SCARA, इसका एसोसिएशन होता है एडॉप्शन से। और NIPSIT नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका है ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें वो ट्रेनिंग देते हैं कि डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करना है। अब यहाँ पे कुछ स्टेजेस दिए हैं और उनके अचीवमेंट्स दिए हैं। ये स्टेजेस हैं पियाजे के, आपको देख के ही समझ आ रहा होगा। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है। सेंसरी ऑपरेशन, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है सबसे पहली, उसमें बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंट सीख लेता है 8 से 9 मंथ में। देन आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पे आती है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मीन्स कि बच्चा एक ही चीज़ में फोकस कर पाता है, उसमें डिसेंट्रेशन की चीज़ नहीं आया होता है अभी। देन आता है कंक्रीट ऑपरेशन। कंक्रीट ऑपरेशन में है फॉर्मेशन, वो समझना शुरू करता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, क्या हो रही है, थोड़ा सा मीन्स कि इसमें थिंकिंग का डेवलपमेंट हो रहा होता है। एंड फॉर्मल ऑपरेशन में टेस्ट हाइपोथेसिस मीन्स कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, जिसमें वो कोई भी चीज़ सोच के उसको टेस्ट कर पाते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए। मैंने टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको कोई भी चीज़ समझनी हो तो टर्म्स समझ लीजिए, आपका बहुत चीज़ें एक साथ कवर हो जाएंगी। कि पियाजे ने, अच्छा ये थ्योरी, पियाजे की थ्योरी का ये नाम था, इसमें ये स्टेजेस थी, इसके अंदर उन्होंने ये टर्म दिए थे, ठीक है। इससे आपको थ्योरी एकदम एक साथ ही कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, या कोई कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझना हो, तो आप टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। हम उसके ऊपर या तो पर्टिकुलर एक वीडियो बना के या फिर उसका रिटन कंटेंट आपको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। थैंक यू। So please like and subscribe the channel.